Today we will deal with some of the most important zoonotic diseases. So initially what we will do, हम बिल्कुल इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी को रेज करते जाएंगे। ठीक है, आपको बीच में कभी भी कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, इमीडिएटली मुझे आप इंटरप्ट करिए और मुझे अपना क्वेश्चन पूछिए। अगर आपने चैट में करना है तो चैट में भी लिख सकते हो, अगर आपने बोलना है तो बोल भी सकते हो, फील फ्री। ठीक है, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर मेंटर, कंसीडर मी एज योर मेंटर। ओके, सो जूनोटिक डिजीजेज आजकल बड़ा हॉट टॉपिक इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड जितने भी एग्जाम उठा के देख लो आप, चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबली कोई भी एग्जाम, जूनोटिक डिजीज एक हॉट टॉपिक है। और जब से डब्ल्यूएचओ ने वन हेल्थ प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाया है कि इन्वायरमेंट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इस ट्रिनिटी को आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते, ये जुड़ के बनी है और हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे अपना इफेक्ट डालता है। ओके, सो पहली डिजीज सिंपल एंथ्रेक्स, हम सबको पता है कि एक बायो टेरर वेपन है और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बात याद रखना, जैसे कि हमने अपने कॉलेजेस में पढ़ा है, एपिडेमियोलॉजी हम मोस्टली अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन चूंकि अब एग्जाम यूएस का हो रहा है तो इस एग्जाम में जो एपिडेमियोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पर्सपेक्टिव में आएंगे। सो दैट मीन्स जो हमारा इंडियन वाला सेगमेंट था वो थोड़ा सा हमें भूलना पड़ेगा। ओके, और जो बेसिक है कि पैथोजन की इटियोलॉजी क्या है, वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ये तो सारा सेम रहेगा, लेकिन एपिडेमियोलॉजी आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में याद करनी पड़ेगी। ओके, सो बैसिलस एंथ्रेसिस, इट इज ए ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब ये स्पोर फॉर्मिंग क्या होते हैं आप सबको पता है, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल ना हो उस टाइम पे एजेंट क्या करता है, स्पोर बना लेता है। और ये स्पोर बड़े हार्डी होते हैं, बहुत हार्डी, कई कई दशक तक या कभी तो कई कई 50-50 साल तक ये सरवाइव कर जाते हैं अगर इन्वायरमेंट सुटेबल ना हो। द मोमेंट इन्वायरमेंट सुटेबल होगा तो ये ग्रो कर जाते हैं। सो तीन टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जिद्दी, एक होते हैं अड़ियल, और फिर उससे टॉप पे आते हैं डीठ। बेसिकली ये डीठ है, डीठ मरता ही नहीं, जाता ही नहीं कभी भी। ठीक है, सो ये एक नेचर का मैकेनिज्म है अपने आप को बचाने का, हर एजेंट सरवाइव करना चाहता है। ठीक है, सो पहली डिजीज है एंथ्रेक्स। इसके कई सारे नाम हैं, बहुत सारे, स्प्लिनिंग फीवर, वूल सॉर्टर्स डिजीज, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर, मिल्स ब्रांड, बहुत सारे डिजीज नाम है इसके। अब इसको एक एशआर डिजीज भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ये जो एशआर है ना, ये कोयले जैसा होता है, कोयले जैसा। आप चार टाइप के कोल होते हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। सो वो कोयला है ना, आपको ऐसा लगेगा स्किन के ऊपर कि एक कोयले जैसा कुछ स्पॉट पड़ा हुआ है, ब्राउन ब्लैक कलर का, इसीलिए इसको एशआर बोलते हैं। ठीक है, सीधा पिक्चर, ये क्यूटेनियस फॉर्म है इसका। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है कि सोइल इन एग्रीकल्चरल एरियाज, एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में। अब ये जो होंगे ना, ये इनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, दे विल नॉट आस्क इवन सिंगल क्वेश्चन अबाउट इंडिया। 2001 में एक पोस्टल अटैक हुआ था यूएस के अंदर, तो कुछ बदमाशों ने क्या किया कि स्पोर्ट्स को ना कागज में एज ए पोस्ट डाइवर्ज कर दिया बहुत सारे लोगों के पास, तो 4-5 लोगों की मौत हो गई और 15-20 इसमें सीरियसली इन्फेक्ट भी हो गए थे। सो दैट्स वाई बायोटेररिज्म का इसका कॉन्सेप्ट जाके आया कि भाई इस एजेंट को पोटेंशियली यूज कर सकते हो दूसरे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो इन 2001 पाउडर्ड एंथ्रेक्स स्पोर्स वर मेल्ड थ्रू द यूएस पोस्टल सर्विसेज, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट एंथ्रेक्स। अब आप एक चीज नोट करना, जितनी भी जूनोटिक डिजीज होंगी ना, उनके स्प्रेड होने के बेसिकली 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उससे डिजीज फैल सकती है। दूसरा क्या होगा, इंजेक्शन, आपने इन्फेक्टेड कोई भी चीज खा ली। और तीसरा होता है इनहेलेशन, कि थ्रू स्मेल, आपने स्मेल किया उसको और वो लंग्स में चली गई और जाके वहां पर निमोनिया क्रिएट कर दिया। इसके अलावा चौथा क्या हो सकता है, वेक्टर, और पांचवा क्या हो सकता है, फोमाइट। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो 3 है ना, ये आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए, कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन, इंजेक्शन।
सबका लगभग यही कॉमन है, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी? सडन डेथ, ब्लोटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी ओरिफिस एंड दैट डिस्चार्ज फेल्ड टू क्लॉट। क्लॉट नहीं होता, वो खून बह रहा है बह रहा है बह रहा है। इसीलिए एडवाइज होता है कि ऐसा कोई कारकस आए, ब्लॉटेड हो, स्प्लीन बहुत बड़ी बढ़ गई हो उसकी, ऐसा लग रहा है आपको, और ब्लड निकल रहा है हर ओरिफिस से और वो क्लॉट नहीं हो रहा है, इट्स बेटर कि आप उसको इंसिनरेट कर दो, दबा दो, खोलना नहीं होता। दैट्स वाई पोस्टमार्टम इसका एडवाइज्ड नहीं है। ह्यूमंस में कौन से केस हो सकते हैं? पहला क्यूटेनियस, जैसा आपको दिखाया एशआर बन जाएगा उसमें। इनहेलेशन में क्या हो, जब लंग्स में जाएगा तो फ्लू लाइक सिम्टम आएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। और जीआईटी, सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। सो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा? एनीवन? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। इनहेलेशन देखो, जब अभी कोरोना आया था देखो, सो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा ना, लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पानी भरेगा आप सांस अच्छे से ले नहीं पाओगे, इमीडिएट आपको अगर सपोर्ट नहीं मिला तो SpO2 आपका लो चला जाएगा। जैसे 94 था कट ऑफ कोविड में, कि 94 से अगर कम आपका SpO2 जा रहा है ना, दैट मीन्स अब आपको कहीं ना कहीं सीरियस होने की जरूरत है, अपना कोई ना कोई ICU का बेड पकड़ लो, और नहीं तो निकल लोगे। सो बेसिकली जब भी लंग्स इन्वॉल्व होंगे ना, वो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। सो इनहेलेशन नो डाउट इसमें भी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करोगे? आप एनिमल्स को वैक्सीनेट कर दो एंडेमिक जोन्स के अंदर। ह्यूमंस के लिए क्या होगा? आप PPE किट पहनिए, जहां पर भी हाई रिस्क ऑक्यूपेशन है, जैसे वेटनेरियंस हो गए, फार्मर्स हो गए। और पोस्ट एक्सपोसिव एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये आपकी बेसिकली ड्रग्स इसमें यूज होती हैं। इन्वायरमेंटल के अवॉइड नेक्रोप्सिस, दैट मीन्स आपको पोस्टमार्टम तो करना ही नहीं है, इंसिनरेट कारकस, जला दो उसको, सबसे अच्छी बात है जला दो। बायोटेररिज्म कंसर्न, स्पोर्स आर स्टेबल एंड इजीली एरोसोलाइज्ड, इजीली एरोसोलाइज्ड, दैट्स वाई इनहेलेशन के थ्रू आपके लंग्स में जाके बैठ जाएंगे और फिर वहां पे जाके बदमाशी करेंगे वो, ठीक है। रिपोर्टिंग जो उनका CDC और OIE का जो सेट प्रोटोकॉल है उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपको वो फॉलो करने हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ग्रो कर रहे हो, आपको कौन सा मीडियम ऐसा है जो मीडियम ऑफ चॉइस है, कौन सा मीडियम ऐसा जिसमें मेड्यूसा हेड कॉलोनी बनती है, कौन सा मीडियम ऐसा जिसमें इन्वर्टेड फर लाइक कॉलोनी बनती है, ठीक है। एस्कोलाई टेस्ट क्या होता है, मैकफेडीन रिएक्शन क्या होता है, कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। जब हम जेलेटिन एगार के ऊपर इसको ग्रो करेंगे ना, तो इन्वर्टेड फर लाइक कॉलोनी बनेगी इसकी। न्यूट्रिएंट एगार पे करेंगे तो मेड्यूसा हेड, मेड्यूसा बेसिकली एक पुराने टाइम पे ना एक क्या बताए, एक एविल टाइप की वुमन होती थी, उसका जैसा सर होता है ना, उस टाइप का इसका कॉलोनी बन जाती है। लेकिन मीडियम ऑफ चॉइस क्या है इसका? ब्लड अगार। एस्कोलाई टेस्ट कुछ नहीं है इसमें, आप जो आपका टिश्यू सैंपल आपको लग रहा है डाउटफुल, आप उसको लीजिए, 3 से 5 मिनट उसमें एसिड डाल के गर्म करिए, आपको सुपर नेटेंट एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, तो समझ में आ जाए कि ये कहीं ना कहीं एंथ्रेक्स से रिलेटेड है। एक मैकफेडीन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ब्लू विद पिंकिश कलर ऑफ कैप्सूल। तो बैक्टीरिया के ऊपर जब ये रिएक्शन होगी ना, तो आपको डबल कलर लगेगा, अंदर ब्लू बाहर पिंकिश कलर आ जाए कैप्सूल का। सो आइडेंटिफिकेशन के मेथड ये है इसमें एंथ्रेक्स के अंदर, ओके। सेकंड है बेलिस कारिस, रकून राउंड वॉर्म। सो यू नो निमेटोड, सेस्टोड, ट्रिमेटोड। निमेटोड आपके राउंड वर्म्स होते हैं, सेस्टोड आपके टेपवर्म हो गए, ट्रिमेटोड आपके फ्लूक्स, ओके। अब रकून है, ये रकून, रॉकेट द रकून। आई होप आप में से किसी ने अगर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी देखी हो, तो उसमें रॉकेट नाम का एक कैरेक्टर है, बेसिकली वो रकून ही है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जूनोटिक डिजीज कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट विद रकून फीसिस कैन लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ बेलिस्कारिस प्रोसेवनिस। बेलिस्कारिस के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार QSC में आए हैं, बहुत बार। अगर आप पुराने इनके एग्जाम के अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं बेलिस्कारिस के ऊपर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये। पैथोजन बेलिस्कारिस प्रोसायोनिस, इट इज ए निमेटोड, दैट मीन्स राउंड वॉर्म। एपिडेमियोलॉजी, इसकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट, डेफिनेटिव होस्ट रकून्स, एसिम्टोमेटिक कैरियर। अभी डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट में क्या डिफरेंस होता है बताओ, एनीवन?
सो बेसिकली डेफिनेटिव होस्ट वो है जहां पर जो एजेंट है ना वो मैच्योर है। जब वो मैच्योर है तो दैट मीन वो सेक्सुअली एक्टिव रहेगा, जो सेक्सुअली एक्टिव होगा तो रिप्रोडक्शन होगी। इंटरमीडिएट होस्ट में क्या है, वो इमेच्योर है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं, ज्यादा उधर वहां पे उस पर रिप्रोडक्शन नहीं होता। सो रकून इसका डेफिनेटिव होस्ट है। एसिम्टोमेटिक कैरियर, ऑब्वियसली बात है, अगर रकून के ऊपर ही इफेक्ट आ जाएगा तो ये ट्रांसमिट कैसे करे, रकून खुद ही मर जाएंगे। इंटरमीडिएट होस्ट कौन से, रोडेंट, बर्ड, ह्यूमंस, एक्सीडेंटल। ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी ह्यूमंस में, तीन टाइप के माइग्रेंस होते हैं, एक विसरल लावा माइग्रेंस, न्यूरल लावा, ओक्यूलर लावा। नाम से क्लियर है, विसल का मतलब क्या, जो आपके विसल ऑर्गन्स होंगे ना उसमें लावा माइग्रेट करेगा, और कई बार तो वो ट्रैक दिख भी जाता है, आगे किसी एक डिजीज में दिखाऊंगा मैं वो ट्रैक बना हुआ। सेकंड, न्यूरल लार्वा माइग्रेंस। अब ऑब्वियसली बात है, जब दिमाग के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा ना तो कहीं ना कहीं फिट्स आएंगे, शीजर्स, कोमा, सीएनएस इन्वेशन जब भी होगा, दिमाग इतनी सेंसिटिव चीज है। तो आपको समझ में आएगी ये जो लार्वा है ना कहीं दिमाग में घूम रहा है। ऑक्यूलर, आंख के अंदर, तो विजन लॉस हो जाएगा। ओके, बेल स्कारिस के तीन आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, विसरल लार्वा माइग्रेंस, न्यूरल लार्वा माइग्रेंस, ऑक्यूलर लार्वा माइग्रेंस। प्रिवेंशन कंट्रोल ऑलमोस्ट सबका सेम ही मिलेगा, आप किट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, क्लीनिंग करिए, हाथ अच्छे से धोइए, जो दूसरे सरफेस है उनको भी अच्छे से क्लीन करिए। पेट्स में क्या करो, मंथली डिवर्मिंग बहुत जरूरी है, पायरेंटल पैमोएट ये आप दीजिए ताकि ये जो एजेंट है ये मर जाए। पब्लिक हेल्थ नोट्स होते हैं, नो क्योर फॉर सीएनएस डिजीज, ऑब्वियसली बात, दिमाग में जब कोई चीज चलेगी उसके बाद फिर रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। अर्ली एल्बेंडाजोल में रिड्यूस सीवियरिटी, एल्बेंडाजोल भी आपकी डिवर्मर ही है। इवन ह्यूमंस में भी, बच्चों में आप देखोगे सरकारी स्कूलों में तो एल्बेंडाजोल की टैबलेट सबको दी जाती है, सबको, क्योंकि जो गांव में लोग हैं या फिर अर्बन एरियाज में बच्चों मिट्टी में खेलते हैं, सो कीड़े सबके पेट में मिलते हैं। हाई रिस्क ग्रुप कौन से, चिल्ड्रंस, वाई, बिकॉज ऑफ जियोफेजिया, सोयल कॉन्टैक्ट। कुछ बच्चों की आदत भी होती है मिट्टी खाने की, सो उनमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। बोवाइन टीबी, टीबी आपको पता है कि जूनोटिक है, ये दोनों जगह ट्रैवल करती है, ह्यूमन से एनिमल में लग सकती है, एनिमल से ह्यूमन में लग सकती है। ठीक है। पैथोजन माइकोबैक्टीरियम बोविस, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड फास्ट, क्या होता है एसिड फास्ट? अरे मैं, मेरी आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही? हेलो। ओके, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आपने किसी बैक्टीरिया की स्टेनिंग की, ठीक है, उसके ऊपर कलर आ गया, सपोज करो कार्बल फ्यूशन रेड कलर आ गया। अब उस स्लाइड के ऊपर आप क्या करो, एसिड अल्कोहल से वॉश कर दो। तो मोस्टली बैक्टीरिया में क्या होता है, वो जो कलर होता है ना वो निकल जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन माइकोबैक्टीरियम बोविस की सेल वॉल के अंदर एक एसिड होता है जिसको कहते हैं माइकोलिक एसिड। ओके, सो माइकोलिक एसिड उसको प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स अब जो है ना एसिड अल्कोहल का जो डीकलराइजेशन इफेक्ट है वो नहीं होगा। इन टोटलिटी होगा क्या कि वो स्लाइड ना अपना कलर रिटेन कर लेगी, इसलिए इसको कहते हैं एसिड फास्ट। दूसरा कौन सा होता है, लेप्रोसी वाला, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, क्योंकि एक ही है ना, जीनस इनका एक ही है। सो माइकोबैक्टीरियम बोविस इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एपिडेमियोलॉजी, रिजर्वोयर, कैटल, वाइल्ड लाइफ, विल्डरबीस्ट, डियर, बेजर्स, इन सब के अंदर ये मिलता है। ह्यूमन केस लेस देन 2% ऑफ ग्लोबल टीबी लिंक्ड टू अनपॉस्चराइज्ड डेयरी, अनपॉस्चराइज्ड डेयरी, इसीलिए पॉस्चराइजेशन बहुत जरूरी है। ओके। इंडिया तो, इंडिया के बारे में खैर बात करना बेकार है, कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं इधर। वे इंडिया इज कॉल्ड एज टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मोर देन 27% केसेस इंडिया में ही है टीबी के। सिम्टम्स क्या होंगे, कैटल में क्या होंगे, क्रोनिक वेट लॉस, मेस्टाइटिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है। ह्यूमस में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है, लिम्फ नोड में, स्पाइन में, किडनी में। सो आप ये देखिए, जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगी तो उसमें क्या स्प्यूटम बनेगा, उसमें नहीं बनेगा। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखी हुई ना, वो सरकारी न्यूज में आती है कि 3 महीने से क्या 21 दिन से ज्यादा अगर खांसी खांसी आ रही है तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। बेसिकली वो पल्मोनरी टीबी होती है।
ठीक है, जो स्प्रेड होती है दूसरों को। जो लिम्फ नोड में अगर एजेंट बैठा है तो वहां से दूसरे को लगने के चांस कम होते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी लिम्फ नोड में, स्पाइन में, किडनी में, कहीं पे भी जा सकते हैं। प्रिवेंशन, टेस्ट एंड कल द कल प्रोग्राम, टेस्ट एंड कल एक ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है। जब अगर आपको लग रहा है कि हर्ड के अंदर कुछ एनिमल है जिनके अंदर पॉजिटिव है, कल कर दो उसको, कोई फायदा नहीं रिटेन करने का। बड़ा जिद्दी बैक्टीरिया होता है, इवन ह्यूमंस में भी इसकी 6-6 महीने तक दवाई चलती है। डॉट्स प्रोग्राम चलाते हैं जो। ठीक है, राइफेम्पिसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है। आर्सिन के, आर्सिन के नाम से टैबलेट आती है उसकी। ठीक है, सो इट्स बेटर कि जब भी आपको एनिमल मिले यार, ना पहले कर दो यार उसको, नहीं पिंदा बढ़, रखना ही नहीं। ह्यूमंस में क्या करो, पास्चराइज कर दो मिल्क को, और पीपी किट फॉर एबेटो वर्कर। बेसिकली जब लेदर इंडस्ट्री जो है, वहां पर काम करने वाले लोग ना इसमें बड़े प्रिडिस्पोज होते हैं इन डिजीज के बारे में। ठीक है, कभी भी लग सकती है उनको। और पीपी किट फॉर एबेटो और वर्कर ये लिख तो देते हैं, लेकिन वहां पर क्या होना, वर्कर खुद ही पीपीई किट नहीं पहनते, क्योंकि वो पहन के काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपने देखा हो कभी कभी जब क्लिनिक में हम भी काम करते हैं, कोई सर्जरी कर रहे होते हैं, तो शुरू में ग्लव्स पहनेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर मान लो सर्जरी लंबी चल गई और अगर आप जो चाहते हो वो हो नहीं पा रहा, तो एक बार तक गुस्से में क्या ग्लव्स उतार दिए, अरे छोड़ यार देखते हैं इसको, ऐसे ही कर देंगे। तो कई बार ना आदमी लापरवाह हो जाता है, उस मूवमेंट में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो प्रोटेक्शन भूल जाता है। ठीक है, तो ये आपको नीचे इमेज दिखेगी, स्पाइन के अंदर टीबी हो रही है, तो कैसे बेंड आ गया कमर में ना, एकदम बेंड आ गया। सी हियर, ये। ठीक है, जूनोटिक हॉटस्पॉट क्या है, मैक्सिको, वहां पर एंडेमिक है कैटल के अंदर। ठीक है, सो ऑब्वियसली एपिडेमियोलॉजी अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वन हेल्थ अप्रोच, जैसा मैंने आपको बताया डब्ल्यूएचओ का फ्रेश अप्रोच है ये। इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ को आप सेपरेट करके नहीं देख सकते, ये ट्रिनिटी है, और ये तीनों मिलके एज ए होल बनते हैं, आप इनको सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ब्रुसेलोसिस, इसके भी बहुत सारे नाम है, बताओ एक एक नाम क्या क्या है, आपने पढ़े होंगे जरूर। इसके तो बड़े कॉमन नाम है, मेडिटेरेनियन फीवर, बैंग्स, बैंक डिजीज भी इसको ही बोलते हैं शायद। ठीक है, सो ग्राम स्टेनिंग का आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव ज्यादा जिद्दी होते हैं क्योंकि उनमें 3-4 लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक, ये ब्रुसेलोसिस ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। टीबी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इससे पहले एंथ्रेक्स ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इनके ऊपर भी बहुत बार सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर आ जाता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली आ जाता है। तो जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो डिजीज है ना, जो कॉमन डिजीज है, इनका तो आपको याद रखना पड़ेगा ही। ठीक है, एक बार पढ़ोगे और उससे पहले आप समझ लोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो आखिरी में जब आप रिवाइज करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सो ब्रुसेल्ला क्या है, ग्राम नेगेटिव। इसमें भी कई सारे वेरिएंट होते हैं, जो कैटल में मिलते हैं उसको ब्रुसेल्ला अबोर्टस बोलते हैं। गोट शीप में मिलता है ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। डॉग में मिलता है ब्रुसेल्ला कैनिस। ट्रांसमिशन रॉ मिल्क से, प्लेसेंटल फ्लूइड से, लैब एक्सपोजर से। ठीक है, प्लेसेंटल फ्लूइड आपको पता ही है, अगर किसी में डिस्टोकिया केस है, आप बिना प्रोटेक्शन के अगर इन्वॉल्व हो गए उस गायनी के केस में, तो नो डाउट एक्सपोजर हो जाता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को होता है ब्रुसेला, बड़ा कॉमन है, इतना नहीं कि नहीं होता, जो क्लिनिक्स में एक्टिव लोग हैं उनको हो जाता है। तो डॉक्सीसाइलिन चलती है इसमें काफी लंबी। हॉटस्पॉट मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अमेरिका। ओके, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, एनिमल्स में एबॉर्शन हो जाएगा, और काइटिस होता है। ठीक है, ह्यूमंस में अंडुलेंट फीवर, अंडुलेंट फीवर का क्या मतलब, साइक्लिकल फीवर। दैट मीन्स आ रहा है जा रहा है, लाइक ए वेव, कभी हो गया फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर हो गया फिर चला जाएगा। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में पेन होगा, एंडोकार्डाइटिस, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। नाइट स्वेटिंग भी होती है इसमें ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, सो ये जब सिम्टम आएंगे इनिशियल स्टेजेस में, क्या होगा कि टेस्टिकल में स्वेलिंग आएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें एट्रोफी हो जाती है। सो जैसे द मोमेंट किसी को फील हो तो अपने डॉक्सीसाइलिन स्टार्ट कर दो, टाइटर चेक करवाने के बाद।
प्रिवेंशन वैक्सीनेशन की अवेलेबल होती है RB51 फॉर कैटल। ह्यूमंस में और क्या करोगे आप, अनपास्चुराइज्ड चीज मत खाओ, क्वेसो चीज, फ्रेस्को, ये चीज की वैरायटी होती है, इसको मत खाइए आप। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन प्लस राइफेम्पिन 6 से 8 हफ्ते तक देनी पड़ती है। बायोटेररिज्म में ये कैटेगरी बी का एजेंट है। तो उन्होंने सीवियरिटी वाइज ना डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं, तो ये बी कैटेगरी में आता है। क्रोनिक केसेस में क्या, रिलैप्स ईयर लेटर, दैट मीन्स 1 साल बाद क्या होगा कि दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा बुखार, क्योंकि एजेंट ना एक बार सप्रेस हो जाता है लेकिन टोटली जाता नहीं, मरता नहीं, तो क्या होगा 1 साल बाद दोबारा आ जाएगा। जैसे अगर टिक फीवर की बात करें ना डॉग्स के अंदर, तो टिक फीवर में भी ऐसा होता है, रिलैप्स हो जाता है एक टाइम के बाद। ठीक है, बवेसियस स्पीशीज जैसे बेबेसिया गिब्सोनी, ये जाती नहीं है जल्दी सी। नेक्स्ट है कैट स्क्रैच डिजीज, बार्टोनेलोसिस। सो बार्टोनेला हेंसली इज स्प्रेड बाय फ्लीज फ्रॉम कैट टू कैट। सो इसमें जो है ना मैकेनिज्म क्या है, वेक्टर का, थ्रू वेक्टर भी डिजीज स्प्रेड होती है। बार्टोनेला हेंसली, इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वेक्टर कौन है, कैट फ्ली टीनोसिफेलिड्स फेलिस। ये वेक्टर आपको याद रखने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज के ये वेक्टर कभी भी पूछ लिए जाएंगे, कभी भी। रिजर्वोयर क्या है, एसिम्टोमेटिक है, कैट्स के अंदर, किटन्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। ह्यूमंस में क्या होगा, टेंडर लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब क्या, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, एटिपिकल केसेस भी कई बार आते हैं, न्यूरो रेटिनाइटिस हो सकती है, एंसिफेलोपैथी होती है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है। कैट स्क्रैच डिसीज के ऊपर एक बार क्वेश्चन सिर्फ ये आया था, इसका एजेंट कौन सा है, बार्टोनेला हेंसली। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आते हैं। जो बेसिकली 220 क्वेश्चन है यार, 220 क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम क्या है, 20 क्वेश्चन तो होंगे आपके डमी, उनका नहीं पता कि, अब ये आपको पता नहीं वो 20 डमी क्वेश्चन कौन से हैं। तो कभी कभी किस्मत खराब हो ना, तो क्या होता है वो 20 वाले तो आपके सारे ठीक हो गए जिनके नंबर ही काउंट नहीं हो रहे, और जब ठीक हो तो वो आपके गलत वाले उन 20 में निकल जाते हैं। काउंट नंबर 200 के होने हैं, 800 नंबर का एग्जाम होता है। सो जब 200 क्वेश्चन के नंबर काउंट होने, तो ये दैट एक सेगमेंट ऐसा भी होता है जहां पर 25-30 क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको आसान मिलेंगे, नंबर उनके भी इतने हैं। तो दैट मीन्स जो इजी क्वेश्चन है ना, जैसे सिंपल सिंपल आते हैं, ये गलत नहीं करते यार, समझे। नॉर्मली एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है ना, क्या होता है मार्केट में ना, अगर डर खत्म तो इज्जत खत्म। सो बोर्ड भी क्या सोचता है यार, अगर मैंने सारे ही आसान दे दिए तो मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी, एग्जाम की वैल्यू करेगी। बीच बीच में क्या करेगा वो, 2-4 बाउंसर मार देगा आपको। और होता क्या है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, नॉर्मली आदमी उन्हीं को डिस्कस ज्यादा करता है, बाहर आके बताएगा, बोला यार ये तो ऐसा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया, इसका तो सिर पैर का पता भी नहीं था। अरे छोड़ो यार, वो पूछ लिया, वो किसी के लिए भी नहीं, वो किसी को नहीं आता होगा। आपका फोकस ये रहना चाहिए, जो 80% सिलेबस, जो 80% क्वेश्चन मेरे हाथ में है ना, मुझे वो ठीक करने हैं। जो 20% क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, जो कभी और कराएगी, कभी मुंह पे बोल लगेगी, लगने दो उसको। एग्जाम कभी भी T20 नहीं होता, एग्जाम बेसिकली एक मैराथन होती है। 220 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते ना एक टाइम ऐसा जब आप सिर थक जाता है, दिमाग थक जाता है, तो 2 मिनट लंबी सांस लो, वापिस आओ, और फिर क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना शुरू करो। कभी भी डेंजरस क्वेश्चन पे ज्यादा हल्ला नहीं बचाना, अरे यार ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो सिलेबस में था या नहीं था, तो हमने हमारे नोट्स में पढ़ा नहीं पढ़ा। वो 2-4 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, अदरवाइज कौन इज्जत करेगा यार इनकी। एक बात तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दी तो। मार्केट में इज्जत बनाने का एक ही तरीका है, डर के। तो प्रिवेंशन कैसे करोगे, पहली बात ये वेक्टर का है, सो आपको फुली कंट्रोल करो। फिप्रोनिल वगैरह, फिप्रोनिल स्पॉट ऑन आता है डॉग्स के लिए भी, उसी टाइप का फिप्रोनिल स्प्रे आता है, स्प्रे करिए और जितना भी हो सकता है वेक्टर को मारने की कोशिश करिए। हाई रिस्क ग्रुप HIV पेशेंट्स, इनकी बेचारों की वैसे ही इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो चांसेस ज्यादा है इनकी बढ़ने की। डायग्नोसिस आप सीरोलॉजी करिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करिए, इनसे आप डायग्नोस कर सकते हो। सेल्फ लिमिटिंग, मोस्ट केसेस रिजोल्व विदाउट एंटीबायोटिक्स, इट इज ए गुड थिंग। ओके, की टेक अवे क्या है पब्लिक हेल्थ के, वन हेल्थ कोलैबोरेशन, दैट मींस वेटरनेरियंस का, फिजिशियंस का, इकोलॉजिस्ट का मस्ट वर्क टुगेदर टू मॉनिटर जूनोसिस। प्रिवेंशन फोकस वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन का वैक्सीनेट कर दो एनिमल को यार। पास्चुराइजेशन एंड PPE किट्स,
emerging threat, climate change may expand zoonotic range, anthrax in thawing permafrost. कैसे क्लाइमेट चेंज से, जैसे वी ऑल नो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ये एमर्जिंग करंट अफेयर के टॉपिक से भी कई बार वो एग्जाम में क्वेश्चन लिंक कर देते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो न्यूमरस आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, कि भी इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा है, नई नई बीमारियां बनने का खतरा है, और जूनोसिस के और भी ज्यादा फैलने का खतरा है। क्या कोई बता सकता है वो कैसे होगा? क्लाइमेट चेंज से कैसे ये जूनोटिक रेंज और जूनोटिक डिजीज बढ़ सकती है? थिंक, देखो एग्जाम में ना, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यही बात कहता हूं, रीड लेस थिंक मोर। आप जल्दी जल्दी पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, लेकिन आपने थिंकिंग नहीं करी ना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करी ना, तो वो चीजें मिस हो जाएंगी। पढ़ो ऐसे कि ये सोच के कि यार ये मेरी लास्ट पढ़ाई है, लास्ट रिवीजन, इसके बाद सीधा पेपर ही दूंगा। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी जरूरी है, और वो कब होगी? जब आप किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, उसके बाद आंख बंद करके उसकी थिंकिंग डेवलप करो, यार क्या हो सकता है, कैसे फैली होगी। सो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है? पहली बात तो देखो इसमें लिखी ही हुई है, एंथ्रेक्स इन थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। मुझे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी ने। Proximity to animals is changing with climate change. How? क्लाइमेट चेंज से प्रोक्सिमिटी कैसे चेंज हो रही है बताओ? Uh, because of the climate change, there is like change in also actually change in human rehabilitation and human is leading to loss of forest, and then the wild animal, domestic animal, and human who used to be segregated before. Now they are like coming close to each other because of change in vegetation, change in buildings and all. So which is also causing somehow increase in more rare diseases, new diseases and all. एक्सेलेंट यार, वेरी गुड। बेसिकली होता क्या है, आप ये कह सकते हो डिफोरेस्टेशन, वो भी एक फॉर्म है ग्लोबल वार्मिंग का। ओके, सो डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है? कॉन्टेक्ट बढ़ गया है एनिमल्स का, और दैट टू वाइल्ड एनिमल्स का ह्यूमंस के साथ, जो पहले नहीं था। जब ह्यूमंस ने डीप डाउन, अब अमेजन फॉरेस्ट देखो आप, अब डीप डाउन की हर 1 घंटे में थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर कटाई होती है फॉरेस्ट की। सो जो उस जोन में एनिमल्स रह रहे थे वो अब कहां जाएंगे? वहां पे आपने एग्रीकल्चर बना दिया, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, या फिर आपने कई बार क्या करते हो, नेशनल पार्क बना दिया उसके अंदर। वो जो एक टर्म होती है इकोटोन, अगर आपको +1 +2 याद हो ना, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। वो इकोटोन जो है ना, वो डिस्टर्ब हो गया। और जब इकोटोन डिस्टर्ब हुआ तो नए नए एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में ह्यूमंस आने लगे। इसका टिपिकल एग्जांपल चाइना है। अब आप चाइना की वुहान में कोविड डेवलप हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज कई बार ये न्यूज में हमने देखा कि यार वाइल्ड लाइफ की ना एक बहुत बड़ी डेवलप्ड मार्केट है चाइना के अंदर, जिसको वेट मार्केट बोलते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड आया था उस टाइम, वेट मार्केट। उसमें क्या होता है कि बेसिकली एग्जॉटिक एनिमल्स को लोग पकड़ के लाते हैं और लोग खाते हैं उनको, मार्केट है उनकी। एक बार दिमाग में आता है यार ये चाइना वाले बावले हैं क्या यार, क्यों कर रहे हैं ऐसे पंगे यार, और खाने के लिए चीजें कम है, क्यों खा रहे हो यार? कोई सांप पकड़ लाया है, कोई कुछ पकड़, पता नहीं क्या क्या नहीं खाते वो। बेसिकली हुआ क्या था 1970s में, लेट 60s और 70s में, इनिशियल फेजेस में, वहां पर एक माओ जेडोंग नाम का लीडर होता था, उसने एक रेवोल्यूशन चलाया था। ठीक, उस रेवोल्यूशन में हुआ क्या, प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की डाउन चली गई। तब गवर्नमेंट ने कहा यार जिंदा रहने के लिए आप जंगल में जो मिले पकड़ के खा लो। तो उस फेज में क्या, लोगों की मजबूरी हो गई थी, वो जाके डीप डाउन फॉरेस्ट में जाते और जो भी मिलता उसको मार के खाते। अब धीरे धीरे यार वो स्वाद में बन गया, वो स्वाद बन गया लोगों का। पहले वो मजबूरी थी, बाद में वो टेस्ट में कन्वर्ट होगी।
इसीलिए वो मार्केट अभी तक चल रही है। अब जब आप ऐसे एनिमल के साथ कांटेक्ट करोगे, जैसे आपने सुना हो कि बैट्स के अंदर सबसे ज्यादा वायरसेस होते हैं जूनोटिक, मोर देन 200 वायरसेस बैट्स के अंदर। अब आप जितने कांटेक्ट में आओगे आपके स्प्रेड होने के चांस ज्यादा रहेंगे। सो आप क्लाइमेट चेंज ऐसा डायरेक्ट नहीं, लेकिन डिफोरेस्टेशन के कारण। और क्या हो सकता है क्लाइमेट चेंज से? परमाफ्रोस्ट, दैट मीन परमाफ्रोस्ट क्या होता है कि सोयल के नीचे ना 4-5 फुट की लेयर होती है और वो परमानेंटली फ्रोजन है, परमानेंटली फ्रोजन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अब उसके अंदर ना बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स अभी तक फ्रोजन है। हमें नहीं पता अगर वो लेयर मेल्ट हुई तो कितने टाइप के एजेंट बाहर निकलेंगे एटमॉस्फेयर में और कितने उनमें से जूनोटिक होंगे, हम वी कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, परमाफ्रोस्ट। इसके अलावा क्या होगा, सोयल के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेबिलिटी सोयल की डिसरप्ट हो जाती है, और जैसे स्टेबिलिटी डिसरप्ट होगी तो वो कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर में आ जाते हैं, उससे भी आपकी जूनोटिक डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट है सिटेकोसिस, एवियन क्लाइमाइडियोसिस। सो जो लोग पैरट को पालते हैं उनमें ये ना बड़ी कॉमन है, इंडिया में बहुत कॉमन होती है। जो लोग इनका व्यापार करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो बड़ा कॉमन होता है, सिटाकोसिस फैल जाती है। सो द eclectus parrot like all cetaceans is susceptible to avian chlamydosis। दूसरी इमेज में आपको दिख रहा होगा क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस इन ह्यूमन। तो देखोगे यहाँ पे ना ये ऐसी ये कंजक्टिवाइटिस स्वेलिंग हो जाती है। तो नो डाउट जब आप हिस्ट्री लोगे, आप उससे पूछोगे कि आपके पास कोई पेट है, वो कहेगा हाँ पेट है। बोले कौन सा पेट है? भाई मेरे पास होता है। बस फिर डॉक्टर समझ जाएगा कहीं ना कहीं ये क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो सकता है। पैरट फीवर भी कहते हैं, ऑर्निथोसिस। एपिडेमियोलॉजी, प्राइमरी होस्ट सिटेसिन बर्ड्स, पैरट्स, कॉकटेल्स। ट्रांसमिशन कैसे होगा? इनहेलेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड डस्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स। सो कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन, इनहेलेशन, ये तीन तो कॉमन है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हमेशा। प्रिवेंशन कैसे करोगे? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन फॉर हैंडलर्स। हैंडलर तो देखो यार, जिसका कॉन्टैक्ट ज्यादा उसको तो ये प्रिवेंशन लेने ही पड़ेंगे। अब घर में किसी ने पाल रखा है तो वो तो ले नहीं पाएगा। और घर में थोड़ा इसलिए भी जरूरत कम होती है क्योंकि एक्सपोजर बहुत कम है। सो एक होता है ना इनिशियल एजेंट का लोड। कई बार क्या होता है कि आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहां पे एक आदमी कोई खांस रहा था, आपसे दूर बैठा था, तो अगर मान लो फ्लू लाइक वायरसेस आपके ऊपर एक्सपोज हुए तो इनिशियल वायरल लोड कम होता है, आप सर्वाइव कर जाओगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो। लेकिन अगर आप एक कमरे में गए और 50 आदमी मुंह पे खांस दे, फिर कौन बचा लेगा आपको? क्योंकि वो इनिशियल वायरल लोड बहुत ज्यादा है, तब तो फिर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो इन हैंडलर्स का ना लोड ज्यादा हो जाता है, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करनी पड़ती है। कल्चर ऑन टिश्यू और एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स। सो कई बार हम आपको हमारे टाइम पे तो थर्ड ईयर में ऐसा होता था कि हम पॉजिटिव एजेंट को ना फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इंजेक्ट करते थे और ये देखते थे कि भी कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। सो आप अगर वैसे कर रहे हो, आप किसी टाइप की रिसर्च में डायग्नोसिस में इन्वॉल्व हो, तो भी आपके फैलने के चांस रहते हैं। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बर्ड्स में क्या हो? रफल्ड फेदर, ओक्यूलोनजल डिस्चार्ज, हिपैटोमेगाली, वेट लॉस, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक। ह्यूमंस में क्रिएटो कंजक्टिवाइटिस आपने देखा, आंख के अंदर आपको सिम्टम दिखेंगे। फ्लू लाइक इलनेस, सीवियर केसेस में लीड टू एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन। अब फ्लू लाइक इलनेस यार, ये ना इतना कॉमन टर्म है ना, आपको बहुत सारी जगह मिलेगा। फ्लू लाइक इलनेस बहुत सारे। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको हर डिजीज का पकड़ना पड़ेगा, ताकि अगर क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड आया ना तो आप आंसर पे जा सको। अब फ्लू लाइक बड़ी जनरल टर्म है, बहुतों में होता है फ्लू लाइक। ठीक है, आपको यहां पर क्या दिमाग में रखना है? क्रिएटो कंजक्टिवाइटिस, कहीं ना कहीं आंख के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना, वो क्लेमाइडिया से रिलेटेड होगा। अगर एग्जाम में सीधा लिखा ही हुआ है कि सिटेसिन बर्ड के साथ कोई इंसान था और ये सिम्टम है, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा ये तो क्लेमाइडिया है। लेकिन अगर उसने बर्ड नहीं लिखा तो क्रिएटो कंजक्टिवाइटिस आपके दिमाग में आना चाहिए। द मोमेंट आपने देखा और बाकी आप क्वेश्चन को जैसे पूरा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बेस्ट यही है। कंटाजियस एक्थाइमा, ऑर्फ,
सोर माउथ, सो देखो आप इसके ना आगे ये छोटे छोटे सोर माउथ हो रहे हैं बिल्कुल लिप्स के पास। कंटेजियस एक्थाइमा कैन कॉज पेनफुल लीजन्स दैट प्रिवेंट एनिमल फ्रॉम ईटिंग। ये केसेस नॉर्मली इंडिया में भी बहुत सारे आते हैं क्लिनिक्स के अंदर। अब देखो ये इसका डिफरेंट काम है, ये और वायरस का क्रस्ट लीजन बनेगा ये वेसिकल इन ह्यूमन। ये ऐसा, ये किसी और डिजीज में अभी हमने नहीं देखा। ठीक है, सो हैव ए लुक ऑन दिस। पैथोजन और वायरस, पैरापॉक्स वायरस प्राइमरी होस्ट इसका शीप गोट वाइल्ड एंगुलेट्स है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और कॉन्टामिनेटेड एनवायरनमेंट। वही ये इन्फेक्शन के तो ये दो चार चीजें होती हैं, ये मिलेंगी आपको। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में इनमें से आता है। लाइफ स्टॉक में क्या, क्रस्टी स्कैब अराउंड माउथ। द मोमेंट आपको दिखे क्रस्टी स्कैब अराउंड माउथ, तो आपके दिमाग में जाना है कहीं ना कहीं और वायरस हो सकता है। ह्यूमस में वेसिकुलर लीजन जो आपको दिखाया टिपिकली ऑन हैंड्स। तो द मोमेंट आपके क्वेश्चन में ये लिखा हो तो आपके दिमाग में पहली डिजीज स्ट्राइक होनी चाहिए ओर्फ वायरस। ओके, प्रिवेंशन में ऑलमोस्ट सब यही है। नॉन पोरस ग्लव्स होने चाहिए, हैंडलिंग करो, पब्लिक हेल्थ नोट्स होते हैं। ओरिजिन इसका ओल्ड नॉर्स हरूफा, स्कैब के नाम पे इसका ओर्फ बोला जाता है इसको, हरूफा। रूफा, ये एच साइलेंट होगा इसमें। नेक्स्ट कोक्सिलियोसिस, इसको कहते हैं क्यू फीवर। तो ये जो है ना, ये कोक्सिलियोसिस है, ये दिख रहा है आपको ऐसे। डिजिटली कलराइज्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो दो टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है। एक टीईएम जो सुना होगा हमने, टेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, बड़े हाई लेवल की इक्विपमेंट्स होते हैं, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते। वीरोसेल शोइंग न्यूमरस सी बर्नेटी बैक्टीरिया, कोक्सिएला बर्नेटी। सो आपको पता है जब हम पास्चुराइजेशन करते हैं, सो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि यार टीबी बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन पे मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पास्चुराइजेशन के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अब जो एडवांस चीज आ रही है उसमें हम कोक्सिएला बर्नेटी को भी यूज करते हैं, कि जिस टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन पे क्या होता है। टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन बताओ, पास्चुराइजेशन का क्या होता है बताओ। एनीवन, कोई तो बताओ। नहीं पढ़ा। 63 डिग्री सेल्सियस पे कितने मिनट के लिए होता है, और 72 डिग्री सेल्सियस पे कितने सेकंड के लिए होता है। 30 पास्चुराइजेशन minutes तो, for 64 degrees and 15 seconds for 72 degrees. हाँ तो ये टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन का कट ऑफ क्यों क्यों डेवलप हुआ था। इस Bacterial death. इस टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन में ना टीबी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सबसे जिद्दी बैक्टीरिया है ये। लेकिन आजकल जो एडवांस चीज आ रही है उसमें कोक्सिएला बर्नेटाई को भी रेफरेंस मानना शुरू कर दिया है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट ruminants, sheep, goats, cattle, ट्रांसमिशन थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वही तीन है। इनहेलेशन, स्पोर, इंजेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक जगह पीछे मैंने वेक्टर का बताया था, बताओ क्या है वो। किस डिजीज में वेक्टर आया था अब तक बताओ। Cat scratch disease. यस, क्या था वो फ्ली। Cat flea. नहीं, वो फ्ली का नाम क्या है। इनोसिफेलिड्स फेलिस। ठीक है, चलो अटेंटिव रहो क्लास में, मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, देखो सोने नहीं दूंगा मैं। ये तो आज मेरे ना एक्चुअली लैपटॉप से क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, नहीं अदरवाइज मुझे तो स्टूडियो में क्लास लेने में ज्यादा मजा आता है।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल आपकी स्टूडियो में ही क्लास लेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एनिमल में क्या है, लेट टर्म एबॉर्शन हो जाएगा, एनोरेक्सिया। ह्यूमंस में फ्लू लाइक, देखो दोबारा आ गया ना फ्लू लाइक। एंडोकार्डाइटिस इन हाई रिस्क, एबॉर्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी पहले आया हुआ था। दैट मीन्स ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा इंडिकेशन जरूर देगा जिससे आप आंसर तक पहुंच पाओ, प्रोवाइडेड यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। एग्जाम में ना 4 ऑप्शन, इसमें तो 5 आते हैं, खैर 4, इंडिया में 4 जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, 2 तो आप वैसे ही देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये तो नहीं हो सकते। प्रॉब्लम 2 में होती है, 2 में कंफ्यूज हो गए और तगड़े कंफ्यूज हो गए फिर। ठीक है, ये भी लगेगा वो भी लगेगा, फिर हम आंख बंद करें तुक्का लगा दोगे, तो हमने तुक्का नहीं लगाना। इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में रखना है। ये सारे सेम है। क्यू स्टैंड फॉर क्यूरी फीवर, क्योंकि इनिशियली क्या था कि पता ही नहीं चल रहा था क्या फीवर है ये, तो उसको क्यू फीवर ऐसे ही नाम दे दिया था शुरू शुरू में। ठीक है, तब से क्यूरी फीवर नाम पड़ गया इसका। रेस्ट ऑल थिंग्स आर कॉमन। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, आपको ये आगे डॉट दिख रहा होगा ना हल्का सा, ये तो ये आपका क्रिप्टोस्पोरिडिया है। H&E staining of patient with cryptosporidiosis showing organism attached to the villus। अब यार देखो, ये तो विलस पे अटैच हुआ है, ये छोटा सा ये जंतु है और बवाल मचा देता है शरीर के अंदर यार। बेसिकली सबसे पावरफुल अगर दुनिया में देखा जाए ना तो माइक्रोब्स ही हैं। दे आर द रियल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक वायरस बिगड़ा था, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई थी कोरोना में। यू नेवर नो, थाउजेंड्स ऑफ कितने एजेंट ऐसे पड़े हैं कहीं ना कहीं जो कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी। कभी कभी आप शांत बैठ के थिंक करोगे ना, थिंकिंग करोगे और लिंकेजेस बनाओगे लाइफ में, तो समझ में आएगा यार। यू शुड बी ग्रेटफुल कि यार आज का दिन निकल गया, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। नेवर, देखो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, और आतंक मचा देंगे शरीर में जाने के बाद ये। पैथोजन क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, प्राइमरी होस्ट काव्स यंग रूमिनेंट्स। ट्रांसमिशन कैसे होगा, फिक्को ओरल रूट, रेजिस्टेंट टू क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट। फिक्को ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है ये। अब आपके दिमाग में ही आना चाहिए। अब यहां पर पहले हमने फिक्को ओरल रूट की बात करी है, विलस के ऊपर अटैच हुआ है, कहीं ना कहीं आपके एंट्राइटिस वगैरह पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी इसमें मिलेगी, अदरवाइज फिक्को ओरल रूट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थिंकिंग डेवलप करने के ये तरीके होते हैं। आप वर्ड के ऊपर जाओ फिर उसको एक्सप्लोर करो। सिम्टम क्या आएंगे, एनिमल में डायरिया, टिनिस्मस, वेट लॉस। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होगा, वही डायरिया और एब्डोमिनल पेन। तो टिनिस्मस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज टिनिस्मस? आपको फीलिंग तो आएगी यार, नेचर कॉल आ रही है, कुदरत मुझे बुला रही है, लेकिन आप जाओगे कुदरत आएगी नहीं, कुदरत नहीं आएगी। यू विल ओनली हैव ओनली द फीलिंग कि यार कहीं ना कहीं बाउल मूवमेंट हो रही है, आपका मन करे डेफिकेट करने का, लेकिन आपका बाउल या फिर ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिनेशन वो पहले से ही एम्प्टी है। ठीक है, सो ऐसी फीलिंग आएगी इसके अंदर। ठीक है, सो डायरिया, बिकॉज वो विलस के ऊपर अटैच है, तो डिस्ट्रक्शन करेगा तो आपको डायरिया आएगा ही आएगा। प्रिवेंशन कंट्रोल में सेम वही क्लीशेड चीजें हर एक डिजीज में, स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग, फेस प्रोटेक्शन, पीपीई किट, दिस एंड दैट, सब सेम है, सब कुछ नहीं। मेजर कॉज ऑफ वाटरबोर्न आउटब्रेक्स, डर्मेटोफाइटोसिस रिंगवर्म। ये केसेस तो यार आपने बहुत देखे होंगे, आई होप कि ये तो सबने देखे होंगे। कई बार आप अगर नॉर्मली स्ट्रे डॉग्स को भी देखोगे ना, तो आप देखना उनके बैक के ऊपर ना जैसे सिक्के जैसे कॉइन शेप के ना आपको एलोपेसिया मिलेगा। बहुत कॉमन होता है, तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अगर आप भी जाके बाहर देखोगे तो 5-7 डॉग्स में देखो किसी एक में मिल ही जाएगा आपको। सो सी रिंग लाइक ये ना कैटल के अंदर और ये ह्यूमंस के अंदर।
डर्मेटोफाइटोसिस इन ए ह्यूमन शोइंग रिंग लाइक बॉर्डर एंड सेंट्रल पैलर, बीच में थोड़ा सा आपको पेल लेगा, बीच में थोड़ा सा हल्का सा पेल लगेगा, तभी आपको साइड में बॉर्डर पे ये रिंग दिखेगी थोड़ी सी डार्क कलर की। पैथोजन माइक्रोस्पोरम स्पीशीज, ट्राइकोफाइटल स्पीशीज। प्राइमरी होस्ट मैमल्स, कैट डॉग कैटल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फोमाइट्स। तो यहां पर आपको पहला फोमाइट का केस मिला, मैंने आपको 5 बताए, 3 तो बड़े कॉमन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन, इंजेक्शन, चौथा वेक्टर और 5वां फोमाइट। ठीक है, तो यहां पर आपको फोमाइट मिल गया, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है फोमाइट से। ठीक है, सिम्टम एनिमल में सर्कुलर एलोपेसिक्स लीजन्स, स्केलिंग, प्रूराइटिस। ठीक है, ह्यूमंस में एरिथमा, स्केलिंग, सर्कुलर लीजन्स, हेयर लॉस। तो ये आपके क्या हो गए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। जब भी आपको ऐसे सर्कुलर टाइप के लीजन मिलेंगे तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, डर्मेटोफाइटोसिस की तरफ। ओके, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, लेकिन आते हैं। अगेन डायग्नोसिस वुड लैम्प से कर सकते हो आप, किसी सब स्पीशीज आपने देखा हो ना, कुछ फंगल डिजीज ऐसी होती हैं जो ग्लो कर जाती हैं, फ्लोरिसेंस में ग्लो कर जाती हैं। ठीक है, सो वो एक तरीका है इनको डायग्नोज करने का, ग्लव पहनो, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ऑल सेम थिंग्स। सो आज हम ये लास्ट डिजीज पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर कल करेंगे स्टूडियो में। ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, बीएससी, या फिर मैड काउ डिजीज, इनका कॉजेटिव एजेंट होता है प्रायोन्स। ओके, सो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज आपने नाम सुना होगा ना, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज? Viruses that can eat bacteria. हाँ, वायरस इज किलिंग बैक्टीरिया, Bacteria. इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। Yeah. ठीक है, अब प्रायोन और बैक्टीरियोफेज में क्या डिफरेंस होगा फिर? Prion is a protein particle, whereas that is int. प्रोटीन पार्टिकल है, दैट टू मिसफोल्डेड है, तो आप सोचो इसके अंदर क्या आपको कोई जेनेटिक मटेरियल मिलेगा? No genetic material. यस, बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, आपको एक जीनोम, डीएनए या आरएनए मिलेगा। ठीक है, ये इनका डिफरेंशिएटिंग चीजें हैं। मैकेनिज्म, प्रायोन्स कन्वर्ट नॉर्मल सेलुलर प्रायोन प्रोटीन इनटू पैथोजेनिक फॉर्म्स causing spongiform degeneration in the brain। मैड का जब हम कह रहे जानवर पागल हो गया, कहीं ना कहीं ब्रेन इन्वॉल्व होगा, सीएनएस इन्वॉल्व होगा, इसमें डीजनरेशन ऑफ ब्रेन होता है इसके अंदर। ठीक है, रेजिस्टेंस, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, रेडिएशन, डिसइंफेक्टेंट, जिद्दी होते हैं, ढीठ है, ढीठ। इंडिया में जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उनको कितना मर्जी बोल लो कि यार आपके यहाँ पे वोट चोरी हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सुन कुछ हो ही नहीं रहा, मानते ही नहीं अगले, कैसे मनवाओगे आप, जिद्दी है, नहीं मान रहे अगले, कुछ मर्जी बोले जाओ आप। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन है माइक्रोब्स का, मानता ही नहीं। हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, रेडिएशन, डिसइंफेक्टेंट, पैथोजेनिक है बहुत। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैटल, अटेक्सिया, अग्रेशन, ट्रेमर्स, डिफिकल्ट इन स्टैंडिंग, दिमाग इन्वॉल्व हो गया। अटेक्सिया क्या है, वो उसका नॉर्मल गेट जो है ना चलने का पैटर्न वो डिस्टर्ब हो गया, एक साइड झुक रहा है, इधर झुक रहा है, कभी इधर झुल रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, डिफिकल्टी खड़े होने में प्रॉब्लम होगी। प्रोग्रेशन कैसे होगा, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेक्लाइन, फाइनली डेथ विद इन वीक्स टू मंथ। ह्यूमंस में डिप्रेशन, डिमेंशिया, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस, मायोक्लोनस, ये आपके सिम्टम आएंगे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, फैटल विद इन 12 to 14 months ऑफ सिम्टम ऑनसेट, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, दैट्स व्हाई मैड काउ डिजीज है। ये सीजेडी क्या होता है, वीसीजी सीजेडी क्या लिखा हुआ है, क्या है ये बताओ?
इसका एक नाम और भी होता है ना, जो ह्यूमंस में डिजीज, तो उसका नाम भी तो होता है ना एक। ये तो बड़ा कॉमन है, हमने प्लस टू में, ये तो पीएमटी के टाइम पे जब था, नीट आपके टाइम पे नीट होगा तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था ये तो, सीजेडी वाला। अरे इसका नाम होता है ना क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज, सीजेडी, मैड काउ डिजीज। तो काउ में हो गया, और ह्यूमंस में सीजेडी बोलते हैं ना इसको, क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता था पहले। डायग्नोसिस, एनिमल्स में पोस्टमार्टम ब्रेन हिस्टोपैथोलॉजिकल और स्पॉन्जिफॉर्म चेंजेस मिलेंगे, ह्यूमंस में एमआरआई सीएसएफ देख लो, टॉन्सिल बायोप्सी में भी मिल सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता, नो क्योर। प्रिवेंशन, फीड बैन्स प्रोहिबिट मीट एंड बोन मिल इन ruminant फीड। सर्विलेंस, मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ हाई रिस्क कैटल। पब्लिक हेल्थ, destroy infected carcass, एंड देन रेस्ट्रिक्ट ब्लड डोनेशन फ्रॉम हाई रिस्क इंडिविजुअल। ब्लड डोनेशन से भी फैल जाता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। सो ये डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, कंट्रोल में ना आपको कॉमन कॉमन चीजें मिलेंगी, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। जूनोटिक लिंक VCJD इन ह्यूमंस लिंक टू कंज्यूमिंग BSE contaminated beef। जिनको बीफ खाने की आदत है और उसका एंटीमोर्टम पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं करी वेटरनरी इंस्पेक्टर ने, तो चांसेस होते हैं डिजीज के स्प्रेड होने के। तो ये है कैटेगरी ए एजेंट। इससे पहले मैंने कैटेगरी बी एजेंट का एग्जांपल बताया था, बताओ कौन सा था वो? Mycobacterium bovis. कैटेगरी बी था वो। Brucellosis. यस, ब्रुसेलोसिस था, ठीक है, वेरी गुड यार। तो ऐसे आप बात करोगे ना तो क्या होगा, रिकॉल होगी चीजें, आपको ये स्टूडेंट करेक्ट आंसर देगा, सबकी नॉलेज इंप्रूव होगी। और ये जो एग्जाम है इसमें कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट नहीं है कि आप सोचो कि यार एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो, नहीं, कोई कंपटीशन नहीं आपका आपस में। मिनिमम 425 नंबर लेने हैं, उससे ऊपर सब के आ जाएंगे तो सारे पास हो जाएंगे, उससे नीचे सब के आए तो सारे फेल हो जाएंगे। ये कंपटीशन एग्जाम नहीं, ये कट ऑफ बेस्ड एग्जाम है। ये बेसिकली क्या है कि इन और आउट वाला खेल है, इन हो या आउट हो, रैंकिंग किसी की कुछ नहीं है। नो डाउट अगर आप मार्क्स अच्छे लोगे तो आपका कॉल जल्दी आ जाएगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, यू नेवर नो। मार्क्स अच्छे हैं तो कॉल जल्दी आ जाएगा, इतना बेनिफिट है बस आपका, ठीक है। तो आपको इंट्रा कंपटीशन नहीं करनी है आपस में, कि भाई अगर कई बार होता है स्टूडेंट को ना, क्या लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंडिया में खासकर ऐसा होता है, उनको लगता है अब बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर बहुत सारे पता भी होंगे और जानबूझ के नहीं बताएंगे, उनको लगेगा यार मैं बताऊंगा तो नॉलेज जो है ना मेरी डिफरेंशिएटिंग नॉलेज चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सब इन्वॉल्व हो, सब एक दूसरे की हेल्प करो, एकता में बल है, ओके, सब कोऑपरेट करोगे तभी देश आगे बढ़ेगा, ओके। सो ये नेक्स्ट डिजीज जो है इस दर से हम कल करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आज की क्लास में। लाइफ में ना टेंशन नहीं लेनी यार, ओके, फालतू की टेंशन नहीं है। अब स्टूडेंट लाइफ में ना पता है क्या होता है, आप जैसे ही पढ़ने बैठोगे ना, आपका दिमाग आपको 10 टाइप की समस्याएं गिनाना शुरू कर देगा। अरे यार ये तो वो चीज रहेगी, ये चीज रहेगी, घर वालों ने ये काम कहा था मैं करा नहीं, मेरे को आगे फ्यूचर क्या बनाना पड़ेगा, आगे जाके शादी होगी नहीं होगी, कैरियर क्या बनेगा, पैसे कम। द मोमेंट आप पढ़ने बैठोगे ना तभी आपका दिमाग इतनी बदतमीज चीज है ना भाई गॉड, वो आपको तभी डिरेल कर देगा। लेकिन अभी आप जाके 3 घंटे मूवी देखो, मजाक का आपका दिमाग इधर उधर चला जाए, वो फोकस्ड रहेगा मूवी के अंदर, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है ना मूवी देखने में, पढ़ने में जोर लगता है। तो दिमाग को कंट्रोल में रखो, डिमोरलाइज नहीं होना। कई बार हम सबको लगता है यार ये क्या लाइफ होगी, अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। तो आपने अपने दिमाग को क्या बोलना है, यार दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू मी, दिस इज हैपनिंग टू एवरी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री। कोई भी हो यार, कोई भी, कोई PMT की तैयारी करे, कोई IIT करे, कोई UPSC सिविल सर्विस की करे, कोई भी ले लो आप, एवरी वन इज फील्ड विद सेल्फ डाउट्स। कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर हो रहा है तो एक्सेप्ट इट। एक स्टोइक फिलोसफी होती है,
ठीक है। फिलोसफर्स होते हैं बहुत सारे, मार्कस ऑरेलियस, सेनिका, जिनो, वो यही बात कहते हैं यार, देखो फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में ना, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। आपके हाथ में आउटकम नहीं है, उसको सोचो ही मत। आपके हाथ में मेहनत करना, पढ़ना, एनालिसिस करना, वो करो, बाकी छोड़ दो सब कुछ। सोचना ही नहीं है जो आपके हाथ में, आउटकम आपके हाथ में होता ही नहीं। आपके हाथ में पढ़ना है फोकस लगा के बस। जब भी आपका दिमाग आपको इधर उधर डिरेल करे, यार ये क्लास कैसी थी या वो थी, मेरे को उसका समझ नहीं आया, या फिर किसी के एक्सेंट समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो फॉरेन टीचर्स हैं, हो सकता है उनके ना, उन वो क्या करते हैं ना, बात नॉर्मल नहीं करते, वो बात कर सकते हैं ना, अपनी टंग को घुमा देते हैं मुंह के अंदर ही। तो आपको ना घूमे हुए वर्ड्स में लगेंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चैट पे लिख दो क्वेश्चन, आप बाद में अपने क्वेरी पूछ लो, या फिर जो इंडियन टीचर है, हम उनसे ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दूसरे सब्जेक्ट का, कोई बात नहीं, दे विल ट्राई टू आंसर द एवरी काइंड ऑफ योर क्वेरी। हम भी वेटनेरियंस ही हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, डोंट कंसीडर अस एज योर टीचर्स, वी आर योर सीनियर्स, वी आर योर मेंटर्स। फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कोई भी समस्या हो, चाहे सिलेबस से बाहर की भी समस्या, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, ग्रुप है आपका, किसी को पर्सनल मैसेज करना वहां पे कर दीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी, डोंट वरी, कोई भी अननेसेसरी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है। सो कल आपको मिलूंगा मैं स्टूडियो में, ठीक है, तो वहां पर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अभी मैं इसकी सारी प्रॉब्लम देखता हूँ क्या, और आज कैसे प्रॉब्लम होगी इसकी कैमरा के अंदर। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज करना, कल पूछना हो कल भी पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. But sir, I was wondering if you could give us more options from which books we can study and all that stuff. बुक्स, हाँ. बुक्स में पढ़ोगे ना तो उलझ जाओगे बातों में आपको। अभी वो नया बहुत, इतना वास्ट सिलेबस, और अगर बुक्स में करने लग गए ना यार, बहुत ज्यादा ना, क्या So, होगा, do you आप suggest, एक्सपेंड कर sir? दोगे, आप ना उस चीज को एक्सपेंड कर दोगे। हर एक टॉपिक के ऊपर ना वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स मटेरियल अवेलेबल है। आज के टाइम पे ना एक टर्म होती है, इंफॉर्मेशन टेररिज्म। सोशल मीडिया, इंटरनेट इज फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन। कोचिंग का तो काम ही यही होता है कि आपकी स्पून फीडिंग करी जाए, इतने मैटर में से जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करो और सामने स्टूडेंट के दे दो आप। अगर आपको सारी बुक करनी है, हर सिलेबस, सिलेबस छोड़ो, सिलेबस एक एक टॉपिक के ऊपर वॉल्यूम ऑफ बुक्स लिखी हुई है। आपने फिलहाल इधर पीएचडी नहीं करनी, आपने एग्जाम क्लियर करना है। सुनो मेरी बात, सच बता रहा हूं मैं, आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आपके अंदर ना वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरे को एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना चाहिए ना, मेरे को बस उतना ही करना है, फालतू मैंने करना ही नहीं है। बिकॉज इतना मैटर जो अब आपको क्लास में देंगे, फाइनली जब जाके क्लासेस ओवर होंगी, सिलेबस पूरा होगा ना, ये मैटर भी इतना ज्यादा हो जाएगा ना, आप इसमें से भी फिर कहोगे कि सर प्लीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दो, समझे। तो ये डिपेंड करता है कि यार, अब जूनोटिक डिजीज है, आप टीबी डालो एक बार इंटरनेट पे, ट्यूबरकुलोसिस ब्रुसेला डालो, सी कितने तो रिसर्च पेपर लिखे होंगे यार। कैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, जिसे कहते हैं ना जैमस्टोन पिकिंग। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जैमस्टोन पिकिंग करनी होती है कि जो इंपॉर्टेंट है ना बस वही चाहिए, बाकी सबको छोड़ दो। अगर सारा करने लगे तो कुछ नहीं होगा आखिरी में। ओके। Yes, sir. Thanks. ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, अगर कोई डाउट हो तो कल पूछ लें, ठीक है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, सो विल मीट अगेन टुमारो। गुड नाइट। Night, sir. Good night, sir.